गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा जो लेक्चर है सोशोलॉजी से संबंधित वो थर्ड ईयर क्लास थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट बेसिस ऑफ सोशल थॉट्स यानी कि सोशोलॉजिकल थॉट्स। सोशोलॉजी इस पेपर को हम दूसरी शब्दों में कह सकते हैं सोशल थिंकर्स। मेन सोशल थिंकर्स सब्जेक्ट है बी ए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स। हम सीधे सीधे बोलते थे सोशल थिंकर्स। तो सोशल थिंकर्स में बात चल रही है। पहला लेक्चर था मेरा अभी सबसे पहले जो लेक्चर था ये था हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था उससे में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में सिद्धांत बनाए हैं। वो सिद्धांत चार्ल्स डार्विन से प्रेरित होकर हैं कुछ मैक्सिमम ज़्यादातर नहीं। तो उसमें जो पीछे लेक्चर हुआ है उसी का अभी आधा आगे लेक्चर भी बाकी है हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित। तो उसमें आप थोड़ा सा इसे और आगे समझ सकते हैं या समझें कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपने सिद्धांत बनाए हैं वो चार्ल्स डार्विन पर आधारित है। बायोलॉजी में आपने जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी 12th तक वो इसे समझ सकते हैं चार्ल्स डार्विन के क्या सिद्धांत थे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जो बुक लिखी हुई है वो बुक है कि भी चार्ल्स डार्विन ने ये बताया है, क्या बताया था कि जो जीव हैं प्राणी हैं या एक तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजी में जियोलॉजी और बॉटनी दोनों ही, उसमें भी पेड़ पौधों की बात होती है। जो क्या कहते हैं उसको जिस भी जीव का संसार में जिन जीवों के प्रत्येक जीव का जब जन्म होता है तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि वो सभी जीव अंततः जीवित रहें। और वो अंततः जीवित सभी जीव जो जिनका जन्म हुआ है वो सभी जीव एक स्तर पर आकर सारे जीवित नहीं रह पाते। इसका सिद्धांत है वो डार्विन का। जो तो जो मोटे रूप में जब टाइटल है वो टाइटल जो है नेचुरल ऑफ सिलेक्शन ऑफ नेचुरल है, नहीं सिलेक्शन ऑफ नेचुरल। तो सिलेक्शन ऑफ नेचुरल में सिलेक्शन ऑफ सोशल है वो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है डार्विन से प्रेरित होकर कि संसार में जितनी भी चीज़ों की उत्पत्ति होती है वो सारी चीज़ समान रूप से नहीं चलती है। क्या है कि उनमें से कुछ को ख़त्म होना पड़ता है। ये सिद्धांत है इसका कि जितने भी व्यक्तियों का जन्म होता है या जितने भी प्राणियों का जन्म होता है संसार के अंदर वो सभी प्राणी अंततः जीवित नहीं रहते हैं। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष होता है जीवन के अंदर। प्राणी के जीवन में संघर्ष होता है और जो संघर्ष में जीत जाता है वो आगे बढ़ता रहता है और जो संघर्ष में हार जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत डार्विन का है, नेचुरल सिलेक्शन का है। तो नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर ही हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल सिलेक्शन का नाम दिया है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज भी अपने आप में संघर्ष करता है। अगर समाज संघर्ष नहीं करेगा तो समाज समाप्त हो जाएगा। संघर्ष में भी जीतना होता डार्विन के अकॉर्डिंग कि संघर्ष में हम अपने आप को जीत महसूस करें, संघर्ष में हम अपने आप से जीतें। तो संघर्ष में जो जीत जाता है वो ही जीवित रहते हैं। संघर्ष में जिसकी हार हो जाती है वो समाप्त हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो संसार में आने वाली पैदा होने वाली प्रत्येक चीज़ है, पेड़ हो पौधे हो, आपने देखा होगा कि जब काफ़ी सारे पेड़ एक जगह पैदा होते हैं, उगते हैं, तो उनमें जो तेज़ी से वृद्धि करने वाले वृक्ष होते हैं
वो क्या कर होता, छोटे छोटे जो और पेड़ होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनको दबा लिया जाता है। तो इसी तरह से ह्यूमन लाइफ में भी उन्हीं लोगों को अधिकार मिलते हैं जीने के जो जीवन में ज़्यादा संघर्ष करते हैं। यानी कि संघर्ष का मतलब ये भी है, संघर्ष का मतलब ये नहीं लड़ाई करना ही है, संघर्ष का मतलब लड़ाई करना नहीं है। संघर्ष का मतलब है कि हमें जीवन में अपने आप को ढालना। समाज में ये मैं हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और एक रियल फैक्ट भी है, वास्तविक तथ्य भी है कि भाई समाज में हम तब रह सकते हैं समाज में हम कब तक रहेंगे? समाज में हम जब तक रह सकते हैं जब तक हम समाज के नियमों का पालन करते रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, कि हम समाज में, हमारा समाज में बस अस्तित्व है, या हम समाज के सदस्य तब तक बने रहते हैं तब तक हम समाज के अनुकूल चलते हैं, हम समाज के अनुकूल व्यवहार करते हैं, हम समाज के अनुकूल प्रक्रियाएँ करते हैं, हम समाज के अनुकूल अंत्यक्रियाएँ करते हैं। जितनी भी प्रोसेस, जितने भी रिलेशंस हम समाज के अनुकूल बनाते चले जाएंगे, करते रहेंगे, तब तक हम समाज में रहते रहेंगे। जैसे ही हमने समाज का विरोध या समाज के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया, हम समाज के सदस्य नहीं रहेंगे, हमें समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो क्या है कि ये ही जो चीज़ है, इसी चीज़ को हम बारीकी से देखें तो वो डार्विन का सिद्धांत इस पे अप्लाई होता है, और इसी को जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राथमिकता दी कि जो यही संघर्ष है कि जिन व्यक्तियों ने या जिन समाजों ने संघर्ष किया है, अपने को अनुकूल परिस्थितियों में ढाल लिया, वो ही बने रहते हैं, और जो अनुकूल करने में असफल हो जाते हैं, अनुकूल करने में विफल हो जाते हैं, संघर्ष में हार जाते हैं, उनका अस्तित्व जीवन से या समाज से समाप्त हो जाता है। तो एक तो जीवन से समाप्त होना, दूसरा समाज से समाप्त होना। जीवन से समाप्त होने, समाज की सदस्यता समाप्त होना। नेचुरल सिलेक्शन में पहली बात नेचुरल सिलेक्शन की है, और दूसरी बात सोशल सिलेक्शन की आती है। तो ये जो टोटल मुद्दा है ये है। एक तो मुद्दा हो गया हर्बर्ट स्पेंसर का अकॉर्डिंग टू डार्विन के जीवन में संघर्ष, समाज में संघर्ष, एक चीज़ तय होगी। दूसरा क्या है कि जीवन की प्रक्रियाएं और समाज की प्रक्रियाएं, जीवन की घटनाएं, समाज की घटनाएं, उसी पर आधारित अकॉर्डिंग टू डार्विन कि जैसे जीवन में शरीर का विकास हो रहा है धीरे धीरे, सामान्यता से जटिलता की तरफ, या समानता से विभिन्नता की तरफ, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की तरफ, इनकोरेंट से कोरेंट की तरफ, और सिंपलिसिटी से क्रिटिकल की तरफ। चाहे जीवन में मनुष्य या प्राणी या समाज, कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू बिटवीन अनदर, दोनों की प्रक्रियाएं आपस में एक जैसी हैं। जैसे कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म जो भ्रूण में होता है, तो उसको देखने से एक तो स्पष्टता नहीं होती, उसमें अस्पष्टता होती, और एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, संरचना के हिसाब से भी अगर देखा जाए भ्रूण को, तो क्या होता है, समान एक जनरल सी चीज़ है, ये है कोई चीज़, मतलब उसमें डिफाइन करने लायक कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो क्या है, सिंपल है, जनरल।
भ्रूण के अंदर जो मनुष्य का जो अंश होता है भ्रूण में, वो उसमें हम ये देख सकते हैं, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि भाई ये इसका सिरा ऊपर है या नीचे है, ये दाएं से है या बाएं से है, या इसके कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ कैसे, नहीं, कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। स्पष्ट नहीं कर सकते का मतलब इनकोहेरेंट, समान यानी कि होमोजेनिटी। जैसे जैसे भ्रूण में उसका विकास होता जाता है, उसके अपने अपने जो अंग हैं प्राणी के, वो अलग अलग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है कि जीव में स्पष्टता आने लगती है। एक तो स्पष्टता, स्पष्ट बनी इनकोहेरेंट से कोहेरेंट, एक तो स्पष्टता आनी शुरू हुई, दूसरी होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी में डिफरेंट हुआ या चेंजेस आए। हेट्रोजेनिटी है भिन्नता आनी शुरू होगी। भिन्नता का मतलब एक ये हाथ, दूसरा ये सिर, आँख, पैर, ये क्या है, ये भिन्नता बनाती है, ये भिन्नता की विशेषता है। भिन्नता प्रदर्शित करने वाली चीज़ क्या, उस जो बॉडी है, शरीर है, या जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में नई नई चीज़ें दिखाई देने लगती। तो क्या है, स्पष्टीकरण भी पैदा होता। तो एक तो स्पष्टीकरण पैदा होगा, दूसरा जटिलता पैदा होगा। तो जिस तरह से एक प्राणी सामान्य से जटिल और अस्पष्ट से स्पष्ट की तरफ को चलता है, वो इवोल्यूशन के द्वारा, उद्विकास के द्वारा। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बताया था कि समाज भी इसी प्रकार सामान्य से जटिल और अस्पष्ट से स्पष्टता की तरफ बढ़ता है, और वो कारण होता है इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन जो है वो समाज पर पूरी तरह से फिट बैठती है चीज़ें। जैसे शरीर का विकास, उसी तरह से समाज का विकास। ये इसका जो है दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनती है हर्बर्ट स्पेंसर की। सॉरी। तो ये चीज़ें बताई हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने कि भाई पहले समाज कैसा था। जैसे मॉर्गन है हमारे इसमें मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट मॉर्गन का भी जो सिद्धांत है वो एक तरीके से इसी पर आधारित है। मॉर्गन ने बताया है, उद्विकास के बारे में भी लिखा है काफ़ी, परिवार, विवाह, काफ़ी सारा मटेरियल है। तो मॉर्गन ने बताया है कि भाई परिवार पहले कैसे थे। तो वो सारी बातें या वो सेम डिपेंड है हर्बर्ट स्पेंसर के इवोल्यूशन सिस्टम पर। सोशल इवोल्यूशन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का, उस पर ही है वो भी चीज़ें कि प्रारंभ में जब लोग रहते थे तब परिवार का अस्तित्व भी नहीं था, तब विवाह का भी अस्तित्व नहीं था, तब नातेदारी का भी अस्तित्व नहीं था। काफ़ी सारी एसोसिएशंस, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी और काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आज पहले जो चीज़ थी वो आज ख़त्म हो चुकी हैं, पहले जो चीज़ नहीं थी वो आज पैदा हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व आ चुका है। तो ये किस कारण है दोनों चीज़ें? इवोल्यूशन के कारण, उद्विकास के कारण। कि मॉर्गन ने जो बताया है, मॉर्गन ने ये बताया था कि पहले परिवार का निर्माण नहीं था, परिवार में माता पिता की भूमिका जैसे कोई सिस्टम नहीं थी। पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, इस तरह की रिलेशंस प्रारंभ में नहीं थे, विवाह नहीं था। क्या था, क्या कहते हैं उसको, पहली जो स्टेज थी मानव समूह की वो थी कि पहले कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बना लेता था और संतान की उत्पत्ति होती थी। लेकिन क्या है कि
जो इवोल्यूशन की बात है वो हमारा उस समय के जो मानव था, उस समय के मानव के मस्तिष्क का विकास उतना ही था। तो क्या है कि जब विकास के कारण शारीरिक और मानसिक विकास पैदा हुआ या मानसिक विकास बने, मस्तिष्क का विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, तो उसी आधार पर मनुष्य के चारों तरफ चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो नई नई प्रक्रियाएं पैदा होगी धीरे धीरे। जब मस्तिष्क विकास के कारण शारीरिक और मानसिक विकास हुआ विकास के द्वारा, तो जब परिवार नहीं था जब पहले, तो परिवार की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई, फिर विवाह की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों हुई, उसमें सोशोलॉजिकल रीजंस हैं कई सारे। कभी परिवार की उत्पत्ति को कैसे मानते हैं, कैसे स्टार्टिंग से कैसे शुरुआत हुई, परिवार कैसे बनी, विवाह कैसे, नातेदारी कैसे, राज्य कैसे, इन सभी की स्थापना कैसे कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क ने इसका विकास किया। जैसे पहले आग जलाना नहीं सीखा, आग नहीं जान, आग के बारे में मानव आग के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या है अनुभव और एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, कोशिश, बराबर निरंतर कोशिश से चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अनुभव और बराबर निरंतर से क्या होती है, चीज़ें जो है निश्चित होती है, स्पष्ट होती है। स्पष्ट का मतलब कोहेरेंट। तो चीज़ें जब स्पष्ट होती है तो उसने क्या है, जब धीरे धीरे ऐसे देखा बार बार, तो ऐसे भी नहीं है कि भी पत्थर एक दिन उसने पत्थर मार कर देखा, अगले दिन आग जलाती है, ऐसा भी नहीं है। आदि मानव ने स्टार्टिंग में जब देखा होगा कि भाई पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि कल या परसों में ही उसने जो है पत्थर रगड़ के आग लगा दी, काफ़ी समय लगा था। तब भी जो स्टेज थी वो आग लगा के स्टार्ट करने वाली, पत्थर को रगड़ के, वो भी प्रक्रिया काफ़ी समय बाद में ये सामने आती है। उससे पहले उसने देखा, कई बार देखा, हज़ारों बार देखा होगा, लाखों बार उसने देखा होगा, तब उसे यकीन आया होगा, दिमाग पर उसने विचार करना शुरू किया होगा। तो क्या है कि उद्विकास एक सीधी दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है और बहुत ही धीरे धीरे मंद गति वाली प्रक्रिया है। तो ये समाज का निर्माण या विवाह संस्था जैसी समाज समिति, परिवार संस्था समिति या विवाह संस्था जैसी जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम एक ही दिन में तैयार नहीं हुए, इन्हें हजारों साल, लाखों सालों का सामना करना पड़ा है, तब ये प्रक्रियाएं पैदा होती है। तो पहले परिवार नहीं थे, पहले विवाह की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बना लेता था, और पहले कभी इधर उधर रहते थे, फिर समूह में रहना शुरू किया, फिर अपनेपन की भावनाएं आई थी, फिर स्वार्थ की भावनाएं, इंटरेस्ट बने लगे कोई हैं। पहले स्टार्टिंग में कोई काम नहीं था किसी प्रकार का, शिकार करना और खाना, यही दो काम थे। फिर संग्रह की भी व्यवस्था सामने आई, मस्तिष्क ने विचार दिया कि पहले आज ही खाते थे, आज ही शिकार करते, आज ही खा लिया, कल के नहीं। तो क्या है कि संग्रह की सोच सामने आती है, कलेक्शन, चीज़ों का कलेक्शन करना, भाई आज का खाना कल को भी रखे। तो इन सारी चीज़ें, ये बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है। तो उद्विकास का कारण है कि समाज ने भी, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, समाज ने भी इसी तरह जैसे शरीर ने अपना उद्विकास किया है धीरे धीरे, ऐसे ही समाज का भी उद्विकास हुआ है। और आज जो वर्तमान में जो समाज हम देख रहे हैं वो सबसे मुख्य कारण उसका उद्विकास। तो आप इसको बराबर पढ़िए, आप देखिए, मैंने आपको कंटेंट भेज दिया है, इसमें नोट्स भेज रखे हैं आपको। आपके व्हाट्सएप नंबर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, और उनमें ये सब मैंने नोट्स डाले हुए हैं, आप इनको बराबर पढ़ें। और कुछ जैसे आप वीडियो देखेंगे और इसको नोट्स को 4-5 पेज का नोट्स, इससे ज़्यादा नहीं भेजता हूँ, तो आप इन 4-5 पेजों को एक बार पढ़ें, 2-2 बार पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आए तो हम फीडबैक के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे
कि आप फीडबैक दें, कोई चीज़ समझ में आई हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।